मशरिक़ वस्ता में जारी जंग के तनाजुर में पाकिस्तान और चीन की मुश्तरका सफारती पेशरफ्त एक अहम और मायनेखेज मोड़ की निशानदही कर रही है। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार का बीजिंग का दौरा महज एक रस्मी मुलाकात नहीं बल्कि एक बड़ी सिफारती हिकमत अमली का हिस्सा दिखाई देता है। ख़ास तौर पर इस्लामाबाद में मिस्र, तुर्की और सऊदी अरब के वज़राए ख़ारिजा इजलास के फौरी बाद चीन को एतमाद में लेना इस बात की अलामत है कि पाकिस्तान इस जंग को ख़त्म करवाने की ऐसी बड़ी सिफारती कोशिश कर रहा है जिसमें चीन को भी मरकज़ी हैसियत हासिल हो। पाकिस्तान और चीन ने 5 निकात फौरी जंगबंदी, मुज़ाकरात की बहाली, शहरियों का तहफ़्फ़ुज़, समंदरी रास्तों की सलामती और अक़वाम मुत्तहिदा के उसूलों की पासदारी बज़ाहिर एक काबिल कबूल फ्रेमवर्क को सामने रख रहे हैं। ताहम असल सवाल यह है कि क्या ये निकात जंग के खात्मे में मौसर किरदार अदा कर सकते हैं? इसका जवाब आलमी ताकतों के मफादात और एतमाद के बहरान में छुपा है। चीन के मशरिक़ वस्ता में गहरे माशी मफादात हैं। चीन दुनिया में खाम तेल का सबसे बड़ा दरामद कुनिंदा है। उसके करीबन 45 से 50% तेल की दरामदात आबनाए हुर्मुज़ से गुजरती हैं। 2025 में चीन ने ईरान से तकरीबन 13,80,000 बैरल यौमिया तेल दरामद किया, जो उसकी कुल दरामदात का 12% बनता है। इसी तरह चीन और ईरान के दरमियान तिजारत का हजम 41.2 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है। चीन ने ईरान से 25 साला मुआहदे के तहत 400 अरब डॉलर तक सरमायाकारी का वादा किया। ये तमाम हक़ाइक़ वाज़ेह करते हैं कि चीन के लिए मशरिक़ वस्ता में इस्तेहकाम महज सियासी नहीं बल्कि माशी ज़रूरत है। यही वजह है कि चीन ने सन 2023 में ईरान और सऊदी अरब के ताल्लुकात बहाल करवाए और फ़लस्तीनी धड़ों को बीजिंग बुलाकर इत्तेहाद की कोशिश भी की। ताहम चीन की हिकमत अमली की भी एक हद है। वो बराह रास्त तस्करी या ज़मानती किरदार अदा करने से गुरेज करता है। उसकी तवज्जो मईशत पर है, जबकि अस्करी सतह पर उसकी तरजीहात जनूबी बहराए चीन और ताइवान तक ही महदूद हैं। दूसरी जानिब अमेरिका और ईरान के दरमियान अदम एतमाद की खलीज बहुत गहरी है। ट्रंप ने अपने पहले दौर में ईरान के साथ होने वाला जौहरी मुआहदा ख़त्म किया था। यूरोप अब ईरान के लिए काबिल एतमाद ज़ामिन नहीं रहा। रूस यूक्रेन जंग में उलझा हुआ है और भारत का खुलकर इसराइल के करीब जा चुका है। खलीजी ममालिक खुद इस तनाज़े में फरीक बन चुके हैं। ऐसे में पाकिस्तान एक मुनफरिद हैसियत इख्तियार करता दिखाई देता है। अगरचे पाकिस्तान आलमी ताकत नहीं, मगर उसके चीन, अमेरिका, ईरान और सऊदी अरब के साथ बैक वक्त बेहतर ताल्लुकात हैं। अहम बात यह है कि किसी भी फरीक को पाकिस्तान के बतौर सालिस या हत्ता के जामिन होने पर शदीद एतराज़ नहीं होगा। ट्रंप की तरफ से पाकिस्तान की कोशिशों का एतराफ़ और ईरान का पाकिस्तान पर एतमाद इस किरदार का बड़ा सबूत है। मगर सालिस बनने या जमानत देने के लिए जिस माशी ताकत की ज़रूरत होती है वो पाकिस्तान के पास नहीं है। चीन भी बराह रास्त अमेरिका से टकराव नहीं चाहता, इसलिए वो पसे पर्दा हिमायत तक महदूद दिखाई दे रहा है। ऐसे में ये मानते हुए कि जंग के मुकम्मल खात्मे का दारोमदार बड़ी ताकतों के फैसलों पर ही रहेगा, इसके बावजूद क्या पाकिस्तान एक अहम सिफारती पुल का किरदार अदा कर सकता है? जंग के इसी जाविये पर आज हमारी प्रोग्राम के पहले हिस्से में गुफ्तगू रहेगी। हमारे साथ हैं शहजाद चौधरी, ज़ैगम खान, रजा रूमी और आमिर अहमद खान साहिब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। इसहाक डार का दौरा बीजिंग, चीन के ईरान समेत मशरिक़ वस्ता में बड़े माशी मफादात, जंग के खात्मे के लिए मामूल की सिफारतकारी या तसादुम रोकने का ठोस फार्मूला। शहजाद चौधरी साहब, जंग यहाँ तक पहुँच गई है, मुज़ाकरात की मेज़ बिछाई गई, गारंटर की तलाश पर भी बात हुई, चीन को भी ऑन बोर्ड रखा जा रहा है और वहाँ से भी ऐसी गुफ्तगू आ रही है कि इस वक्त जो कुछ पाकिस्तान के रास्ते हो रहा है, स्ट्रेटेजिकली चाइना अलाइन है पूरी सूरत हाल में। आप समझ रहे हैं कि क्या एक स्टेप है जंग के खात्मे की तरफ, मामूल की सिफारतकारी है, या कोई एक ठोस फार्मूला निकलेगा इस पूरी सूरत हाल से? मेरा 2-3 चीजें इकट्ठी हो रही हैं, लेकिन उससे पहले इसहाक डार साहब की जो मेहनत है उसकी तारीफ करना बनता है और हमें एक्नॉलेज करना चाहिए कि इसहाक डार साहब ने जिस तरीके से बेलॉस और अपनी सेहत को छोड़ के जिस तरह से मेहनत की है, आई थिंक इट इज वर्थ अप्रिसिएशन। तो वेल डन इसहाक डार साहब, हमारी तरफ से, मेरी तरफ से कम से कम। दूसरी बात आ जाती है कि ये जो है जो आपने सवाल पूछा, इसमें कोई शक नहीं, चीन के जो मुआशी इंटरेस्ट हैं, आपने ईरान का बड़ी तफसील से जिक्र किया, वो गल्फ से 40% अपनी ज़रूरियात पूरी करता है और ईरान का तो 90% तेल जाता ही चीन को है। तो ये तो एक एस्टैब्लिश्ड रिलेशनशिप है। आपने $400 बिलियन का जिक्र किया जो कि चीन अगले 20-25 साल में लगाना चाहता है ईरान के अंदर। लेकिन उससे बढ़ के चीन की अपनी जो इन्वेस्टमेंट अफ्रीका में है वो बहुत ज़्यादा है। वहाँ से रेयर अर्थ मिनरल्स और इस किस्म का जो वहाँ पे जो रिसोर्सेज हैं उनको भी चीन अपने ज़ेर असर करना चाहते हैं और वहाँ पे ऑलरेडी मौजूद है चीन बहुत बड़ी। वहाँ पे जो ज़रूरतें हैं जैसे कि
قرض دینے کی یا جو ریکوائرمنٹس ہیں فائنینشیل سپورٹ کی یا ہیلپ کی جو کہ چین قرض کی شکل میں کرتا ہے، وہ بھی بڑی حد تک چین نے وہاں پہ افریقہ میں بہت سارے ملکوں میں کر رکھی ہیں۔ چین اپنی BRI کو بڑھانا چاہتا ہے گوادر سے افریقہ تک۔ رستے میں مشرق وسطیٰ کا علاقہ آتا تھا جو کہ فی الحال چین کے بالکل مکمل طور پر اس سے ایگریمنٹ میں نہیں آ رہا تھا، تو خیال یہ کیا جا رہا تھا کہ یہاں سے بحری جہازوں کے ذریعے شپنگ کے ذریعے افریقہ سے کنیکٹ کیا جائے گا۔ اب اس جنگ کے بعد حالات کیسے بدلتے ہیں، کس طریقے سے بیٹھتے ہیں، کیا اس میں ایک پاسبلٹی آتی ہے کہ گوادر سے UAE کی کسی بندرگاہ پہ، عمان وغیرہ پہ، اور پھر وہاں سے آگے؟ دیکھیے یہ مشکل سوال ہے کیونکہ گلف سٹیٹس کے لیے بھی مشکل فیصلہ ہوگا، کیا وہ ایک دم سے ہر چیز اٹھا کے اپنا پلڑا چین کے میں ڈال دیں گے یا بیلنس رکھنے کی کوشش کریں گے جس طریقے سے کہ پاکستان نے بڑے عرصے سے رکھا ہوا ہے۔ ایک چیز ہو گئی۔ دوسری بات آپ نے ذکر کیا کہ چین کے جو اپنا اثر رسوخ بڑھانے کا طریقہ ہے، وہ پرایہ استعمال کرتا ہے معیشت کا پرایہ، جبکہ امریکہ سیکیورٹی کا پرایہ استعمال کرتا ہے۔ دونوں میں بہت کافی ڈسٹنکٹ فرق ہے اپنے اپنے طریقوں کے اندر۔ اچھا، اب ہماری یہ جو ایفرٹ ہے جس کے اندر کہ یہ سب کچھ ہونے جا رہا ہے، چین کا وزن بہت اہمیت رکھتا ہے۔ میرا خیال ہے کہیں نہ کہیں پہ خیال کیا گیا پاکستان کی گورنمنٹ کی طرف سے کہ ایک تو یہ کہ چین کو ہمیں آن بورڈ کرنا چاہیے، چین آن بورڈ ہوگا ہی ہوگا لیکن ایٹ اے ڈفرنٹ لیول۔ اب جب ہمارے وزیر خارجہ وہاں جاتے ہیں تو ایک ظاہری دنیا کے آگے گلوبل کا ایک انٹریکشن کا اظہاریہ ہوتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ چین بھی سپورٹ کر رہا ہے پاکستان کی، ترکی کی، مصر کی ایفرٹ کو۔ شاید یہ تین ملک اکیلے میں وہ وزن نہیں کیری کرتے تھے جو کہ چین ان کے ساتھ مل کے ایک طرح کی ایک کمٹمنٹ ہے، ایک میں یہ تو نہیں کہوں گا گارنٹر تو نہیں بنے گا لیکن اس کی ایک سپورٹ اور وزن ضرور شامل ہوگا۔ اچھا، اب اس کا مطلب کیا ہے کہ کیا امریکہ ایک دم سے کہے گا کہ اب چین گارنٹی دے رہا ہے وغیرہ وغیرہ؟ تو میرا خیال ہے امریکہ کو تو شاید وہ تھوڑا سا ریزرویشنز ہوں گی چین کے درمیان میں آنے سے، اسی لیے چین پیچھے رہ رہا ہے۔ لیکن ایران کو بڑی ضروری میرا خیال ہے بڑے افیکٹولی انفلوئنس کیا جا سکتا ہے۔ اس وقت ایران اگر مشکل کھڑے کر رہا ہوگا اس معاہدے کو کسی شکل میں لانے کے لیے یا کچھ چیزیں اگری کرنے کے لیے، تو میرا خیال ہے ایران کو یہ ان کو باور کرانا کہ وقت دنیا کے لیے اور ان کے لیے اور اس خطے کے لیے اہم ہے کہ اس معاملے کو کسی طریقے سے کسی مذاکرات کی شکل میں ڈھالا جائے یا کوئی معاہدہ کیا جائے یا پیس لایا جائے۔ سب سے پہلی تو امن کی بات ہے، تو میرا خیال ہے کہ وہ ایران ضرور سے کرے گا۔ ایک اور چیز جس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ اب امریکہ اور اسرائیل دونوں کے جو اہداف ہیں وہ ڈیفائنڈ ہوتے جا رہے ہیں۔ آج ہی کی کچھ رپورٹس ہیں جس میں کہ اسرائیل بھی کہہ رہا ہے کہ میں نے جو ملٹری اہداف حاصل کرنے تھے وہ کر لیے ایران نے، امریکہ کل سے بھی لگا ہوا ان چیزوں کے اوپر۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ اب چین کے آنے سے، اور چین بھی ایسے وقت میں آئے گا جبکہ وہ دیکھتا ہے کہ اب معاملہ کلوزر کی طرف جا رہا ہے تاکہ وہ فیل نہ ہو۔ ایک بڑی طاقت دنیا کی معاشی طاقت جو ہے یا وہ ابھرتا ہوا ایک جو پاور ہے وہ اپنے آپ کو کسی جگہ پہ فیل نہیں دیکھنا چاہے گی۔ تو ایسے وقت میں وہ آیا جبکہ ایک معاملہ ویسے ہی سیٹل ہونے جا رہا تھا۔ امریکہ اور چین کی بھی بس ہو گئی، امریکہ اور اسرائیل کی بھی بس ہو گئی، اور شاید ایران بھی چاہے گا کہ اب معاملہ جو ہے کسی نہ کسی شکل میں حل کیا جائے۔ ایک اور چیز، جب امریکہ یہ کہتا ہے کہ جا کے جس کو تیل چاہیے جا کے ہرمز کو کھلوا لو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تقریباً فیصلہ کر بیٹھے کہ اب ہمارے بس کی بات۔ اس سے ورلڈ آرڈر میں بہت بڑی تبدیلیاں آئیں گی کیونکہ وہ گارنٹر ورلڈ آرڈر کا جو تھا وہ اپنا وہ ہٹ بیٹھا اپنی ذمہ داری سے۔ ہرمز کو صاحب کھلا رکھنا تو ان کی ذمہ داری تھی نا، تو جب وہ اپنی ذمہ داری چھوڑ دیتے ہیں تو پھر باقی چیزوں پہ ہم کہاں تک تکیہ کریں؟ تو بہرحال یہ صورت بنتی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ اب معاملہ کلوزر کی طرف جائے گا، چین کا ہونا شاید اس سارے معاملے میں ہیلپ فل ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا۔ سیغم صاحب، جیسے ہی چین ڈار صاحب گئے ہیں تو بہت سی ایسی باتیں کہ گارنٹر کے طور پر آئے گا جہاں ایران بھی ٹرسٹ کر لے گا اور چیزیں آگے بڑھیں گی۔ پہلے وینزویلا اور اب یہاں دیکھا جائے اگر ایران میں جس طریقے سے صورتحال ہوئی، چین کے تو معاشی مفادات ہٹ ہو رہے ہیں مگر چین کا محتاط رویہ سامنے آیا ہے، نہ تو وہ میزبانی کی پیشکش نہ ثالثی کے لیے اس طرح سامنے کھڑے ہیں۔ چین اگر اتنا ہی غیر فعال رہا فوجی طور پر، معاشی طور پر وہ طاقت بننے سے بھی سپر پاور والی حیثیت تک نہیں پہنچے گا، پھر بھی وہ اتنا محتاط رویہ اختیار کر رہا ہے، کیا ابھی ورلڈ سٹیج پر ایکٹیو نہیں ہونا چاہ رہا چین؟ جی ہاں، چین ابھی اس بات پہ تیار نہیں ہے کہ وہ اپنی طاقت کو اس طریقے سے استعمال کرے جس طریقے سے امریکہ استعمال کرتا ہے، کیونکہ اس کا جو پورا ڈاکٹرن ہے وہ مختلف ہے۔ اس کا اصرار ہے کہ دنیا میں رول بیسڈ آرڈر ہونا چاہیے، طاقت کا استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ ابھی تک اس کی جو تمام تر توجہ ہے وہ ایک تو اپنی ترقی پر ہے، وہ کسی طور پر بھی اپنی معاشی ترقی کو کمپرومائز نہیں کرنا چاہتا۔ آپ دیکھیں ایران ایک بہت بڑی معاشی طاقت تو ضرور بن چکا ہے، لیکن اگر آپ اس کی تمام دولت کو لوگوں میں تقسیم کریں تو جو فیکس دولت بنتی ہے
उस हिसाब से वो अभी भी अमेरिका से बहुत पीछे है, यूरोप से बहुत पीछे है। वो इस गैप को कवर करना चाहता है, अपने लोगों को तरक्की देना चाहता है, और दूसरे मुल्कों के साथ जो वो ताल्लुक इस्टेब्लिश करना चाहता है, ताल्लुकात बनाना चाहता है, वो ताल्लुकात तरक्की और मईशत के रास्ते बनाना चाहता है। वो अपनी फौजी ताकत को इस्तेमाल करके नहीं बनाना चाहता, इसलिए वो इस मामले में नहीं आना चाहता। रूस खुद फंसा हुआ है, अमेरिका इस मसले में हिस्सेदार है, खुद एक एग्रेसर है, कन्फ्लिक्ट के हिस्सेदार है। इसी वजह से ही हम कह रहे हैं कि जो मिडिल पावर्स हैं उनकी अहमियत बहुत बढ़ चुकी है, और पाकिस्तान की ख़ास तौर पर आप देखिए, जो भारत के बड़े मारूफ एक्सपर्ट हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, परवीन सवाहिनी, वो बार बार यही कहते हैं ना कि पाकिस्तान वो वाहिद मिडिल पावर है दुनिया की जिसकी तीनों बड़ी ताकतों के साथ स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं। यानी देखिए कितना बड़ा एडवांटेज है कि पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात अमेरिका के साथ भी हैं, रूस के साथ भी हैं, चीन के साथ भी हैं। तीनों बड़ी ताकतों को पाकिस्तान काबिल कबूल है। और इस कन्फ्लिक्ट में आप देखिए कि इस कन्फ्लिक्ट की जो दूसरी पार्टीज हैं, इनको छोड़ के, यानी अरबों को भी पाकिस्तान काबिल कबूल है, पाकिस्तान के माहदे भी हैं, स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं, दहाइयों की दोस्तियां हैं, सदियों की दोस्ती हैं। ईरान को भी पाकिस्तान काबिल कबूल है, उसके साथ तो हमारे 1000 साल के तहजीबी रिश्ते हैं, और एक अच्छा ताल्लुक है, एक लंबा बॉर्डर है। एक यूनिक पोजीशन है जिससे पाकिस्तान अपने आप को, अपनी इन्फ्लुएंस को एक्सर्ट कर रहा है, और जिसमें वो क्या कर रहा है कि वो सिर्फ एक विक्टिम नहीं बना हुआ, वो रिएक्ट नहीं कर रहा कि हालात आ रहे हैं तो जो मुसीबत आ रही है उसको किस तरह जवाब दिया जाए, बल्कि पाकिस्तान प्रोएक्टिवली आगे बढ़ के हालात को शेप करने की कोशिश कर रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। पाकिस्तान की तारीख में जो बड़े अच्छे ऐसे मौके थे जिसमें पाकिस्तान ने इस तरह अपना ताकत और इन्फ्लुएंस इस्तेमाल किया। और देखें, ये फिर आपको जाहिर करता है चीन का विजिट, कि पाकिस्तान किसी एक ताकत की खातिर नहीं कर रहा। पाकिस्तान इस वजह से नहीं कर रहा कि अमेरिका को काबिल कबूल था तो अमेरिका की खातिर पाकिस्तान कर रहा है, या सऊदी अरब से हमारी बहुत दोस्ती है। पाकिस्तान इस वजह से कर रहा है कि पाकिस्तान पाकिस्तान है, उसके सबके साथ ताल्लुकात हैं। और चीन अमेरिका का राइवल है, अमेरिका के सामने खड़ा है। लेकिन इस मामले में जहाँ पे अमेरिका एक तरफ है तो पाकिस्तान चीन को भी शामिल कर रहा है एक अहम तरीन स्टेक होल्डर के तौर पर। सही हो गया। चीन के साथ मुकम्मल कोऑर्डिनेट कर रहा है, और यहाँ से जाहिर होता है कि ये कोऑर्डिनेशन नई नहीं है। ये तो एक बड़ा हाई लेवल विजिट था ना, जिसमें कुछ बहुत अहम चीज़ें तय होनी थी जो हो गई, इसलिए वजीर खारजा खुद गए। वरना तो आपको साफ नजर आ रहा है कि पर्दे के पीछे हर रोज ये कोऑर्डिनेशन चल रही थी। अब देखिए क्या नतीजा निकला है। ये हाई पॉइंट क्यों है कि यहाँ पे एक फ्रेमवर्क निकल कर आ गया है, एक ऐसा फ्रेमवर्क निकल कर आ गया है जिसको कोई नहीं कह सकता कि किसी एक पार्टी का फ्रेमवर्क है, कि पाकिस्तान ने अमेरिका के कहने पे बनाया है या पाकिस्तान ने ईरान के कहने पे बनाया है। ये वो है जो पाकिस्तान और चाइना जैसे आज़ाद मुल्क उन्होंने मिलकर बनाया है, और ऐसी उसमें बातें रखी हैं जिसमें दोनों के लिए एक फेस सेविंग भी है और दुनिया का बचाव भी है। बिल्कुल ठीक। कि सीज फायर भी वो मांग रहे हैं, और इसमें देखिए पाकिस्तान की जो साख है वो बहुत उभर कर सामने बेशक बेशक, और पाकिस्तान अपने जो मफादात हैं उसको मौका मिला है उस पर नजर रखने का, ताल्लुकात को मजीद बढ़ाने का। दुरुस्त हो गया ज़ैगम साहब।